हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग सेल के बारे में बात करने वाले हैं। जो हम लोग घरों में उपयोग करते हैं बैटरी के रूप में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, आज का अध्याय हमारा सेल से संबंधित है और इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेल क्या होता है और सेल कितने प्रकार के होते हैं, और हर एक प्रकार के सेल के बारे में जानेंगे। मुख्यतः इस अध्याय में हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में जानना है, जिसको कि गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। तो इस तरह के सेल के बारे में हम लोग मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सेल क्या होता है। देखिए, सामान्यतः सेल और बैटरी अगर देखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, और अगर देखा जाए तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे आप कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप एक बाजार में खरीदने जाते हैं एक बैटरी, आप कहते हैं बाजार में क्या कि मुझे एक बैटरी चाहिए, और आपको दुकानदार एक बैटरी देता है, सपोज कीजिए। लेकिन सामान्यतः ये कहा जाता है कि यह जो बाजार में आप खरीदने गए हैं, इसको आप बैटरी मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे, मतलब एक से ज़्यादा, इसको आप अगर एक सेल माने तो एक से ज़्यादा सेल आपस में अगर जुड़े होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको कहते हैं हम लोग, कि ग्रुप ऑफ सेल्स अगर आपस में जुड़े होते हैं तो उसे हम बैटरी कहते हैं। जैसे कि इन्वर्टर बैटरी, हम लोगों के घरों में जो उपस्थित बैटरी है, उस बैटरी में बहुत सारे सेल जुड़े हुए होते हैं। अंदर में बहुत सारे प्लेट होते हैं, पॉजिटिव प्लेट होते हैं, नेगेटिव प्लेट होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट मिलकर एक सेल का निर्माण करते हैं। उस तरह से बहुत सारे सेल आपस में जुड़े होते हैं, अतः उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। लेकिन सामान्यतः दैनिक जीवन में हम लोग सेल को बैटरी भी कह सकते हैं। ऐसे एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर आपको एक अध्याय मिलेगा सेल और बैटरी। उसमें ये भी आपको देखने को मिलेगा कि सेल को बैटरी भी कहा जाता है। तो इसलिए सामान्यतः जो हम लोग बाजार में खरीदने जाते हैं तो क्या खरीद पाते हैं? बैटरी खरीद पाते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है, कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि सेल को बैटरी नहीं कहते हैं, बैटरी अलग होता है, सेल अलग होता है। तो देखिए, ये तो वही बात हो गई कि बाल का खाल निकाल रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सेल अलग बैटरी अलग। ऐसा अगर हम मान के चलें कि बहुत सारे सेल यानी कि एक साथ ग्रुप ऑफ सेल आपस में जुड़े होते हैं, तभी हम उसको बैटरी कह सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि आप बाजार में जो खरीदने जा रहे हैं पेंसिल बैटरी, तो उसको आप सेल कहते हैं कि बैटरी कहते हैं? तो उसको बैटरी कहते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि सेल और बैटरी सामान्य जीवन में एक ही होता है। जबकि अगर हम रसायन की भाषा में बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल यानी कि सेलों के समूह को क्या कह सकते हैं? बैटरी कह सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई बातें सेल और बैटरी के बारे में। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं सेल होता क्या है। तो सामान्यतः जो हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं, उस सेल के बारे में ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि सेल जो होता है वो मुख्यतः विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और हम लोग जो सामान्यतः पेंसिल बैटरी का उपयोग करते हैं या फिर इन्वर्टर में और बैटरी जो जुड़ा होता है उससे विद्युत धारा हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग के यहाँ जो उपस्थित बैटरी है, उस बैटरी से रासायनिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो चलिए, बैटरी को परिभाषित करते हैं, और बैटरी को परिभाषित करने के बाद यानी सेल को परिभाषित करते हैं, और सेल को परिभाषित करने के बाद हम लोग सेल के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि विद्युत ऊर्जा, सेल जो रिचार्जेबल बैटरी होता है उसमें तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। बिल्कुल, तो हम लोग उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो देखिए, सेल जो आपके पास है, इस सेल को हम लोग पहले दो भागों में बांट लेते हैं, तब उसको पूर्णतः डिफाइन करेंगे और पूर्णतः डिफाइन करके आपको बताएंगे कि सेल क्या क्या होता है। तो चलिए, पहली बात हम लोग कर लेते हैं
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। पहला तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी वैद्युत अपघटनी सेल, ये हो गया पहला। दूसरी बात हम लोग अगर करें तो वैद्युत अपघटनी सेल के बाद हम लोग बात करेंगे वैद्युत रासायनिक सेल की, यानी दूसरा आपके पास हो जाएगा वैद्युत रासायनिक सेल, और इसे हम क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो चलिए ये तो हो गया वैद्युत रासायनिक सेल जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, एक साथ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझ पाएं कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपके घरों में जो इन्वर्टर बैटरी है, यानी कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं इन्वर्टर बैटरी, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इन्वर्टर बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्वर्टर बैटरी में दो चीजें होती हैं, पहला बैटरी चार्जिंग और दूसरा कंडीशन होता है बैटरी डिस्चार्जिंग, यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं बैटरी चार्जिंग यानी बैटरी को हम लोग सेल को हम लोग विद्युत धारा दे रहे होते हैं, और बैटरी डिस्चार्जिंग का मतलब बैटरी यानी सेल से हम लोग विद्युत धारा निकाल रहे होते हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से लेकर जाएं और इसको इस तरह से लेके जाएं तो कुछ गलत नहीं होगा। कैसे, तो जब आप बैटरी चार्जिंग करते हैं तो मेन लाइन से इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा बैटरी को आप सप्लाई करते हैं, जिससे बैटरी क्या करता है विद्युत धारा ग्रहण करता है, और उस अवस्था में सेल जो है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, बैटरी डिस्चार्जिंग को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे कहते हैं, तो जब बिजली हमारे यहाँ नहीं होती है, मेन पावर सप्लाई कट हो जाती है, तो इन्वर्टर को जब हम ऑन करते हैं तो इन्वर्टर बैटरी से विद्युत धारा हम लोगों के घरों में प्रवाहित करती है। अब उस अवस्था में बैटरी से विद्युत धारा क्योंकि प्रवाहित की जा रही है तो बैटरी में संचयित जो ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, उस रासायनिक ऊर्जा को इन्वर्टर की मदद से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और वही विद्युत ऊर्जा हम लोगों के घरों में सप्लाई की जाती है। बस इतना ही अंतर है। तो यानी कि सेल दो तरह से कार्य करता है, एक जबकि विद्युत धारा को वह रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उस तरह के सेल को हम लोग कौन सा सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और दूसरी बात आगे रासायनिक सेल की, वैद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या हो गया कि इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ये ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद रेगुलर वे में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ही तरह के बर्तन में दोनों इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। जैसे ध्यान दीजिए ये आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन में एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को बाहरी परिपथ में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मेन लाइन, इसको आप लिख सकते हैं मेन करेंट से इन इलेक्ट्रोडों को जोड़ते हैं। इलेक्ट्रोड को जोड़कर उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा जा रहा है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक ही बर्तन के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड को, देखिए मेन लाइन का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, मेन लाइन का ये नेगेटिव का टर्मिनल है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड हमारा जुड़ा हुआ है उसे हम लोग एनोड कहते हैं, और जब नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ये एनोड और ये कैथोड। तो एनोड के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कहलाएंगे,
और ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कहलाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर देते हैं इसको, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। उसी तरह से इसको हम लोग कहेंगे, चलिए इसको पहले मिटाते हैं। मिटाने के बाद, क्योंकि अभी हम लोगों को बात करना है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, तो अभी इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया। अब देखिए इसमें आपने क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इसमें आपने ले लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में आप क्या लिख सकते हैं, तो जैसे मान के चलें कि हम लोग सोडियम क्लोराइड को ले लिए, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे फिलअप कर दिया, भर दिया। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड वाटर के सॉल्यूशन को फिलअप किया। अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई होगी तो ये डिसोसिएट करेगा Na+ और Cl- में, और H2O डिसोसिएट कर जाएगा H+ और OH- में। देखिए तो ये डिसोसिएशन का प्रोसेस हो गया। ये किसके कारण डिसोसिएशन हुआ, किसके कारण विघटन हुआ, किसके कारण हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो विघटित हो गया, तो विद्युत धारा का कारण। अब जब ये विद्युत धारा पे यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, तो विद्युत धारा सप्लाई करने पर होगा क्या कि इसमें मौजूद जो आयंस हैं वह आयंस दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होगा, और आकर्षित होने के क्रम में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल के तरफ पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉजिटिव आयन है ये इधर अट्रैक्ट होंगे, और जबकि ये जो नेगेटिव आयन है वो इधर अट्रैक्ट होंगे। तो अब हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहला टर्म तो ये एनोड क्या होता है, तो एनोड को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, यानी ये क्या हो गया, धनात्मक इलेक्ट्रोड। और ये हो गया दूसरा एनोड, और एनोड के ऊपर प्रतिक्रिया क्या होगी इसको समझिएगा। एनोड के ऊपर आने वाले जो आयन है Cl- और OH-, तो इसमें देखिए होगा क्या, 2Cl- जब यहाँ पे आएगा तो यह क्या करेगा कि 2Cl- आने के बाद ये बदल जाएगा क्लोरीन गैस में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर मुक्त कर देगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते हुए कहाँ आ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे। तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल पे रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें क्लोरीन आयन जो है वो किसमें बदल जा रहे हैं, क्लोरीन गैस में बदल जा रहे हैं। जबकि अगर दूसरी बात करें कैथोड के बारे में, तो कैथोड को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। तो क्या हो गया, कैथोड हमारा हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो ये हो गया आपके पास ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ये हो गया धनात्मक इलेक्ट्रोड। अब देखिए कैथोड पर होने वाली प्रतिक्रिया क्या आपको नजर आएगी, देखिए कैथोड पर, क्योंकि कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो धनात्मक आयन इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे, तो इसमें आएगा क्या, आपका आ जाएगा 2H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन को कवर करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके किसमें बदल जाएगा, H2 गैस में। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई, यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से केमिकल जो है वह निकलकर कहाँ चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड पर आकर जमा हो जा रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। और जब ये इलेक्ट्रोड पर आकर जमा हो जाएंगे तो वो क्या किया, आपने जो ये विद्युत धारा प्रवाहित की, उस विद्युत धारा की मदद से रासायनिक अभिक्रिया हुई, और उस रासायनिक अभिक्रिया में जो केमिकल्स हैं, रसायन जो है वो इलेक्ट्रोड पर आकर जमा हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक बात ध्यान रखना है, क्या वैसा रासायनिक सेल
मात्रा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। चलिए, ये तो हो गई बातें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को नोट डाउन कीजिए और इसके बाद हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताएंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताने के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों के बीच में अंतर बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। वेल स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। तो चलिए एक डायग्राम दिखाते हैं और उसके अनुसार से आपको समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका डायग्राम आपके पास है वैद्युत रासायनिक सेल का, जिसमें हम लोग दोनों इलेक्ट्रोड को यानी एनोड को और कैथोड को अलग अलग कंटेनर में रखते हैं। अगर एक ही बड़े कंटेनर में रखा जाए तो उसमें दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन में सेपरेट रखते हैं, मतलब कि एक दूसरे से मिक्स नहीं होने देते। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोगों ने क्या किया था, एक ही कंटेनर के अंदर हम लोगों ने दोनों इलेक्ट्रोड को रखकर सेम इलेक्ट्रोलाइट उसमें फिल किया था। जबकि ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने दो अलग अलग कंटेनर लिए हैं और उन दो अलग अलग कंटेनर में हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट को फिल करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर दिया है हमने। ये हमारा क्या है, इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। और यहाँ पर हम लोगों ने एक सॉल्ट ब्रिज, इसको लवण सेतु कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज, यानी इसको क्या कहेंगे, लवण सेतु। सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु के माध्यम से इन दोनों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ऐसे बना दीजिए तो ज़्यादा बेहतर हो, इसको ऐसे बना दीजिए। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये रुई लपेट देते हैं ताकि यहाँ से जो भरा हुआ पदार्थ है वो बाहर ना जा सके। या फिर यहाँ पे जिलेटिन का उपयोग करते हैं। ये हमारा क्या हो सकता है, जिलेटिन। अब देखिए, ये जो लवण सेतु है इसमें कुछ केमिकल भरे होते हैं। जैसे केमिकल के रूप में इसमें हम लोग क्या डाल सकते हैं, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, NH4NO3 सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। इस तरह के हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि कुछ केमिकल डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं और उसको इसमें हम लोग जिलेटिन की मदद से, जिलेटिन या अगर हम लोग यहाँ डाल सकते हैं, जिलेटिन भी हो सकता है, या फिर अगर सेमी सॉलिड लिक्विड होता है तो इससे क्या होता है कि ये इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट है वो गिर नहीं जाता है दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो चलिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज सपोज कीजिए, हम एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं। इसमें हम लोगों ने क्या लिया है,
जिंक इलेक्ट्रोड लिया है। यानी कि ये जो आपके पास पत्थर बना हुआ है ये किसका बना हुआ है? जिंक का बना हुआ है। और उसी तरह से यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड लिया है कॉपर का, तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो हमने पहले भी बताया था कि किसी भी सुचालक पदार्थ से बना हुआ वह पदार्थ जो कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। चलिए हम पहले इलेक्ट्रोड को यहाँ पे परिभाषित कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इलेक्ट्रोड होता क्या है। इलेक्ट्रोड को कहते हैं सुचालक पदार्थ से बना हुआ भाग जो विद्युत धारा को सेल में प्रवाहित करने में मदद करता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और यहाँ पे हम एक चीज और आपको बता दें, इलेक्ट्रोड को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ध्यान रखिएगा ये आपको जरूरत पड़ेगा, और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये हो गया धनात्मक इलेक्ट्रोड, और ये हो गया ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। धनात्मक इलेक्ट्रोड और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो चलिए इलेक्ट्रोड आपको समझ में आ गया। ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिस पदार्थ का इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी पदार्थ के लवण को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जिंक लिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या ले लेंगे? ZnSO4, यानी क्या हो गया? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट ले लिया। उसी तरह से कॉपर यहाँ पे लिया है, तो कॉपर के बदले हम क्या ले लेंगे? CuSO4, यानी क्या हो गया? कॉपर सल्फेट। तो ये हो गया आपके पास। अब ध्यान से समझिए, एक बर्तन दो बर्तन, एक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जिंक सल्फेट लिया गया है, दूसरे बर्तन में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट लिया गया है, और इन दोनों सपोज ये पहले बर्तन में हमने इलेक्ट्रोड के रूप में जिंक को लिया है और दूसरे बर्तन में इलेक्ट्रोड के रूप में कॉपर को लिया है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने वोल्ट मीटर से जोड़ दिया है, जो विद्युत धारा प्रवाहित होने को क्या करेगा? बता पाएगा। तो चलिए हमें ध्यान दीजिए, अब क्या होगा कि जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो प्रक्रिया होनी शुरू होगी। कैसी प्रक्रिया? तो ध्यान दीजिए, होगा क्या कि यहाँ पर से ये जिंक सल्फेट जो है वो, इसमें से जिंक जो है, जैसे देखिए ये जिंक की बात कर रहे हैं, जिंक जो है वो Zn+2, ध्यान दीजिएगा, Zn+2 के रूप में इसमें आने लगेगा। और जब इस इलेक्ट्रोलाइट में Zn+2 के रूप में आने लगेगा तो Zn+2 में कैसे आएगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम एनोड कहेंगे। देखिए ये हमारा कौन सा है? एनोड। ऐसे हम इसको एनोड लिख देते हैं, और ये एनोड है। एनोड क्यों कहेंगे उसको हम बताते हैं। ये हो गया आपका एनोड, और इसे हम मान लेते हैं कैथोड। क्यों मानेंगे आपको अभी हम बता देते हैं। तो कैथोड, तो देखिए एनोड और कैथोड के बारे में दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो ये कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कंटेनर बाएं साइड में रहेगा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रोड को एनोड आप कह सकते हैं, लेकिन उस तरह से परिभाषित नहीं करेंगे। यहाँ पे एनोड का मतलब होगा वैसा इलेक्ट्रोड जिस पर कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, उसे हम क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। और यहाँ पे वैसा इलेक्ट्रोड जिस पर कि अवकरण की अभिक्रिया होगी उसे हम कैथोड कहेंगे। और एनोड और कैथोड को डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि वैसा इलेक्ट्रोड जिसके तरफ एनायन
जाना पसंद करते हैं उसे एनोड कहते हैं, और कैथोड का मतलब क्या होता है, वैसा इलेक्ट्रोड जिसके तरफ केटायन जाना पसंद करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एनोड पर होने वाली प्रक्रिया, इस इलेक्ट्रोड पे होने वाली प्रक्रिया क्या है, Zn जो है वो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण, और इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर जो प्रक्रिया होगी, देखिए यहाँ पर Zn+2 के रूप में यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ दिया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन छूटेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर क्या करने लगेगा, गमन करने लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन का गमन होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये तो आपको पता है। जब इलेक्ट्रॉन का गमन होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा, मतलब इलेक्ट्रॉन के गमन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ में इस दिशा से इस दिशा की ओर कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की दिशा है, तो ये हो जाएगी आपकी क्या, विद्युत धारा की दिशा। ये हो गया विद्युत धारा की दिशा, और इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की दिशा। और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित कर गई। अब ध्यान दीजिए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आकर यहां पर आया, तब इस रासायनिक अभिक्रिया को देखना है। कॉपर सल्फेट वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कॉपर जो इलेक्ट्रोड के रूप में है, यानी कि कैथोड के रूप में है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो है वो टूटेगा कॉपर +2 आयन में, SO4 2- आयन में। तो यहाँ पे कॉपर +2 आयन है। अब ध्यान दीजिए, ये जो कॉपर +2 आयन है, इसको जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखेगा तो ये यहाँ से इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर जमा होने लगेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, कॉपर +2 आयन जो है वो किसमें बदल जाएगा, ये कॉपर +2 आयन हुआ कहाँ से, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा, कॉपर +2 आयन और सल्फेट SO4 2- आयन में। अब यहाँ पर कॉपर +2 आयन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी कॉपर +2 आयन +2 इलेक्ट्रॉन किसमें बदल जाएगा, कॉपर सॉलिड में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, ऋणात्मक आवेश आकर कंज्यूम हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो रहा है, और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश उपयोग में आ जा रहा है, तो इसके ऊपर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अतः एक बात ध्यान रखिएगा, कैथोड यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एनोड कैसा है आपका, तो एनोड यहाँ पे है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो चलिए, हमको तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोड को लिख लिया होगा। इलेक्ट्रोड को यहाँ तक आपको परिभाषित कर लें, और उसके बाद इलेक्ट्रोड को हम हटाते हैं और फिर से वैद्युत रासायनिक सेल में होने वाली प्रतिक्रिया को और वैद्युत रासायनिक सेल में उपयोग आने वाले डिफरेंट प्रकार के जो यहाँ पर उपकरण हैं उसके बारे में हम लोग फिर से बात करते हैं। तो चलिए पहले हम इलेक्ट्रोड को मिटाते हैं। आप लोग यहाँ से इलेक्ट्रोड नोट कीजिएगा, फिर इलेक्ट्रोड को अभी हम मिटा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर से हम आपको अब यहाँ से एक बार फिर पुनः समझाएंगे। सबसे पहले तो वैद्युत रासायनिक सेल में दो कंटेनर का यूज किया जाता है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड को अलग अलग कंटेनर में रखते हैं और उस अलग अलग कंटेनर में अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल करते हैं।
अब ये अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल हो गया। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोड के रूप में जिंक को लिया है, इस कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोड के रूप में कॉपर को लिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस कॉपर वाले जिंक वाले इलेक्ट्रोड के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जिंक सल्फेट को डाला है, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड को जिस कंटेनर में डाला है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने कॉपर सल्फेट को डाला है। ये जिंक सल्फेट वाला सॉल्यूशन हो गया, ये कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन हो गया। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने वोल्ट मीटर से जोड़ा है बाहरी परिपथ में। बाहर के ये जो बाहर का परिपथ हमारा है, यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर से इसको जोड़ रखा है तार की मदद से। और आंतरिक परिपथ में हमने क्या किया है कि एक लवण सेतु बनाया है जिसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। यह सॉल्ट ब्रिज में हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रोलाइट को फिल किया है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट को, अमोनियम नाइट्रेट को। इन इलेक्ट्रोलाइट के साथ हमने इसको जिलेटिन और अगर अगर टाइप ऑफ सेमी सॉलिड लिक्विड से फिलअप कर दिया है, ताकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इन दोनों सॉल्यूशन में गिर ना जाए। सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है हम लोग अभी बात करेंगे, फिलहाल इतना समझिए। अब क्या होगा कि इन दोनों में होने वाली प्रतिक्रिया के बारे में हम आपको समझाते हैं कि जैसे ये आपका एनोड कहलाएगा। एनोड का मतलब क्या होता है कि जिस पर कि एनायन आकर्षित होते हैं, और कैथोड का मतलब क्या होता है जिस पर केटायन आकर्षित होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर जब आप प्रतिक्रिया शुरू होगी तो इस प्रतिक्रिया, इस इलेक्ट्रोड पे प्रतिक्रिया क्या होगी कि ये जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड है ये जिंक +2 आयन में टूटेगा और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। यानी किस तरह की विक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की विक्रिया होगी, यानी Zn+2 आयन में टूटेगा और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। अब जब ये Zn+2 आयन में टूटेगा तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो रहे हैं, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कह देंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे बाहरी परिपथ में चलते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर कहाँ गए, कॉपर इलेक्ट्रोड पर। अब जब ये कॉपर इलेक्ट्रोड पर आ गए तो कॉपर इलेक्ट्रोड पर आने के बाद ये जब यहाँ पर इस बर्तन की अगर बात करें जिसमें कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर आ रहे हैं तो इस पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं। तो डिपॉजिट होने की वजह से इसके ऊपर क्या हो जाएगा कि कॉपर +2 आयन इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जब कॉपर +2 आयन अट्रैक्ट होंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में बदल जाएंगे और यहाँ होने वाली अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया, इसको कहेंगे रिडक्शन। तो ये हो गया रिडक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, तो रिडक्शन होने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्योंकि कंज्यूम हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो क्या हो गया कि आपका कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड किस तरह का चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करता है। ये तो होगी बातें। अब देखिए, सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे यहाँ पे, फिर अलग से भी हम आपको समझाएंगे। सॉल्ट ब्रिज के बारे में बस इसका काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉपर +2 आयन अगर इसके ऊपर डिपॉजिट होते चले जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, धनात्मक आयन की कमी हो जाएगी। और देखिए इसके साथ एक बात और ध्यान रखना है, आप लोग भूल ना जाइएगा, कॉपर +2 आयन के साथ यहाँ पे SO4 -2 आयन भी मौजूद रहेगा। तो उससे क्या होता है कि विद्युत इसमें जो आयनों का अंतर, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन का अंतर कम से कम हो जाता है और ये क्या हो जाते हैं, विद्युता उदासीन होते हैं। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट। और ये भी विद्युता उदासीन है, परंतु होता क्या है कि जब कॉपर +2 आयन जाकर जमा होने लगते हैं इलेक्ट्रोड पे तो इस पे कॉपर +2 आयन यानी धनात्मक आयन की
कमी हो जाती है, जिसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो मौजूद आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट है चाहे अमोनियम नाइट्रेट है, इसमें से जिस आयन की कमी होगी उस, मान लीजिए यहाँ पर कि धनात्मक आयन की कमी हो रही है, तो इसमें से धनात्मक आयन निकाल कर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, उसका न्यूट्रलिटी यानी कि उदासीनता बरकरार रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। और उसी तरह से ध्यान दीजिए, जैसे जैसे इसे Zn+2 आयन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आता जाएगा, वैसे वैसे इसमें धनात्मक आयनों की संख्या बढ़ते जाएगी, और जैसे जैसे धनात्मक आयनों की संख्या बढ़ते जाएगी वैसे वैसे इसका उदासीनता है जो कि समाप्त होता जाएगा। उस उदासीनता को बरकरार रखने के लिए इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से नेगेटिव आयन, यानी कि अगर मान लें पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर अगर लें तो K+NO3- में ये टूटेगा, K+ और NO3- में, तो ये NO3- जो है वो इस विलयन में आता चला जाएगा, सॉल्यूशन में आता चला जाएगा, और इसके इलेक्ट्रोलाइटिक न्यूट्रलिटी को, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करेगा। तो इस सॉल्ट ब्रिज का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो दोनों अलग अलग कंटेनर हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। अगर पॉजिटिव आयन की जरूरत है तो पॉजिटिव आयन जाकर उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, और जिस सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन की जरूरत है उस सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन जाकर उसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। तो ये तो बातें हो गई किसके बारे में, सॉल्ट ब्रिज के बारे में। तो ध्यान ये रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एनोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, जबकि कैथोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। और एक बात और ध्यान रखना है, इन सारे रासायनिक अभिक्रिया में क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ से चलता रहता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब आप यहाँ किसी भी जगह तार जोड़कर यहाँ से विद्युत धारा क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विद्युत धारा की मदद से आप किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चला सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसमें हो क्या रहा है, इस रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा को बदला जा रहा है, किसमें, विद्युत ऊर्जा में। इसलिए हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कि यह एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये बातें हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में कर ली है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कर ली है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम परिभाषित कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे परिभाषित कर लेते हैं, वैसा रासायनिक सेल जिसमें विद्युत धारा को, वैसा रासायनिक सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो ये तो बातें होंगी वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में, आप इसको देख चुके होंगे। अब इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद कुछ और बातें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताते हैं। तो चलिए वैद्युत रासायनिक सेल में कुछ बातें जो ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहला बात जो है एनोड, इसको कहते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एनोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा क्या, यहाँ पर अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। इस इलेक्ट्रोड पर
इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, अतः इसे ऑक्सीडेशन ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि एनोड हमेशा वैद्युत रासायनिक सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा और एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, इसलिए एनोड को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन अर्ध सेल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल। तो ये हो गया ऑक्सीकरण अर्ध सेल। दूसरा, फिर हम लोग इसको एक बार अलग अलग से पढ़ेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में क्या और कैसे होता है, किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया होती है, रिडक्शन ऑफ सेल में किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसको फिर से हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। तो दूसरा हो गया आपके पास कैथोड, और इसको ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, और इसे हम कहेंगे धनात्मक इलेक्ट्रोड। ये हो गया आपके पास धनात्मक इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोड पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इस इलेक्ट्रोड पर अवकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। अतः इसे अवकरण अर्ध सेल कहते हैं। तो क्या हो गया, अवकरण अर्ध सेल या रिडक्शन ऑफ सेल हो गया। तो चलिए, ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल, रिडक्शन, अवकरण अर्ध सेल के बारे में हम लोग डिटेल से अगले क्लास में बात करेंगे। फिलहाल आप इसको लिख लेंगे। तो आज हम लोगों ने बात किया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, यानी वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में आज हम लोगों ने बात किया। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले क्लास में हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में ही मुख्य रूप से डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। तो आज का क्लास कैसा आपको लगा, आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जितना भी वीडियो अपलोड होगा वो हम आपको आसानी से मिलता रहे। और एक बात और हम आपको बताएंगे कि हमारे द्वारा ये भी कोशिश किया जा रहा है कि आप बच्चे जो लॉकडाउन पीरियड में घर पे मौजूद हैं, आप किसी तरह का कोई फिजिकल क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, उनके लिए क्लास 12 के हर एक टॉपिक को हम इसी तरह से अपलोड करते जाएंगे, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आप आसानी से इसको पढ़ते रहें, समझते रहें। किसी तरह का कोई सुझाव हो तो आप सुझाव दे सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।